E20 पेट्रोल को लेकर छिड़ी बहस के बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा बयान दिया है। गडकरी ने माना है कि E20 पेट्रोल से माइलेज में मामूली कमी आ सकती है, लेकिन इसका कारण एथेनॉल की कम ऊर्जा क्षमता है। हालांकि उन्होंने साफ कहा है कि E20 से इंजन को कोई नुकसान नहीं हो सकता और इसके समर्थन में वैज्ञानिक परीक्षण मौजूद है। साथ ही उन्होंने अपने परिवार के एथेनॉल कारोबार को लेकर लग रहे हितों के टकराव के आरोपों को भी खारिज किया है। गडकरी का कहना है कि एथेनॉल नीति का उद्देश्य देश का तेल आयात कम करना है, प्रदूषण घटाना और किसानों की आय बढ़ाना है। अब सवाल यह है कि क्या यह बयान E20 को लेकर चल रही बहस पर विराम लगाएगा। केंद्र सरकार ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि पासपोर्ट भारतीय नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक पासपोर्ट का मुख्य उद्देश्य भारतीय नागरिकों की विदेश यात्रा को सुगम बनाना है और इस यात्रा दस्तावेज के रूप में जारी किया जाता है। सरकार ने बताया है कि नागरिकता का निर्धारण संबंधित कानूनों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर होता है, केवल पासपोर्ट के आधार पर ही नहीं। वहीं देश में अब भी 8% से भी कम भारतीयों के पास पासपोर्ट है, जिससे यह साफ है कि यह हर नागरिक के पास मौजूद दस्तावेज नहीं है। सरकार इसी स्पष्टीकरण के बाद नागरिकता और पहचान से जुड़े दस्तावेजों पर बहस एक बार फिर तेज हो गई है। देश भर में मौसम के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली में गर्मी का असर बरकरार है, जहां तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर मौसम विभाग ने बिहार और उड़ीसा के कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर राज्यों में हालात और भी गंभीर हैं। असम और अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ के जनजीवन बुरी तरह प्रभावित किया है, जहाँ करीब 1,40,000 लोग बाढ़ की चपेट में हैं। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा है, जबकि लोगों से मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करने की अपील की गई है। ईरान पर अमेरिकी हमलों के बाद हालात लगातार गंभीर बने हुए हैं। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि इन हमलों में भारी तबाही हुई है और 260 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। कई इलाकों में इमारतें और महत्वपूर्ण ढांचों को नुकसान पहुंचने की भी खबर है। घायलों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज जारी है, जबकि राहत और बचाव दल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात हैं। इस बीच क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। अब दुनिया की निगाहें इस बात पर हैं कि क्या यह टकराव और बढ़ेगा या कूटनीतिक प्रयासों से स्थिति को नियंत्रित किया जा सकेगा। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक बनर्जी आज कलकत्ता हाई कोर्ट की फटकार के बाद विधाननगर कोर्ट पहुंचे, जहां वह जांच के सिलसिले में अपना वॉइस सैंपल देंगे। हाई कोर्ट ने जांच में सहयोग सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट निर्देश दिए थे। इसके बाद अभिषेक बनर्जी कोर्ट पहुंचे। जांच एजेंसियों का मानना है कि वॉइस सैंपल से मामले की जांच को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। वहीं टीएमसी इस कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध बता रही है, जबकि विपक्ष निष्पक्ष जांच की मांग पर कायम है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि वॉइस सैंपल की रिपोर्ट आगे की जांच में क्या नए तथ्य सामने आते हैं। परिसीमन बिल को लेकर सियासत के बीच अब बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है। शरद पवार की पार्टी ने ऐलान किया है कि वह संसद में परिसीमन बिल का समर्थन करेगी। पार्टी का कहना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनसंख्या और प्रतिनिधित्व के आधार पर परिसीमन एक संवैधानिक प्रक्रिया है और इस पर सकारात्मक रुख अपनाया जाएगा। हालांकि पार्टी ने यह भी कहा है कि राज्यों के हितों और सभी पक्षों की चिंताओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। इस फैसले के बाद संसद में बिल को लेकर राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं और अब सभी की नजर आने विपक्षी दलों के रुख पर टिकी हुई है। हरिद्वार में साधु संतों ने श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर बड़ा बयान दिया है। संतों ने कहा है कि कांवड़ मेले के बाद श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील की है कि 9 अगस्त से पहले इसकी तारीख घोषित की जाए। संतों का कहना है इस अभियान में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं को भी आमंत्रित किया जाएगा, जिसमें राहुल गांधी और अखिलेश यादव का नाम शामिल है। इस बयान के बाद श्री कृष्ण जन्मभूमि मुद्दे को लेकर राजनीतिक और धार्मिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। अब सबकी नजर आगे की रणनीतिक और प्रशासनिक रुख पर बनी हुई है। भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध पुरी रथ यात्रा कल से शुरू होने जा रही है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पुरी में होटलों की बुकिंग करीब 6 माह पहले ही हो चुकी है। हालात ऐसे हैं कि सामान्य दिनों में 1500 रुपए मिलने वाला कमरा 50,000 रुपए तक उपलब्ध है। देश विदेश से लाखों श्रद्धालु इस भव्य आयोजन में शामिल होने के लिए पुरी पहुंच रहे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल के हावड़ा में भी जगन्नाथ यात्रा की अनोखी परंपरा निभाई जाती है, जहाँ भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा को गोद में उठाकर यात्रा निकाली जाती है। आस्था, परंपरा और भक्ति का यह उत्सव पूरे देश में श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है।
पंजाब कांग्रेस में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रताप सिंह बाजवा को पंजाब कांग्रेस का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इस बीच पार्टी हाईकमान ने उन्हें अचानक दिल्ली तलब किया है, जिससे राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। माना जा रहा है कि पंजाब कांग्रेस में लंबे समय से चल रही गुटबाजी को खत्म करने के लिए हाईकमान जल्द 4 बड़े फैसले ले सकता है। इन बदलाव का मकसद संगठन को मजबूत करना है और आगामी चुनाव से पहले पार्टी को एकजुट करना बताया जा रहा है। सभी की नजर कांग्रेस नेतृत्व के अंतिम फैसले और उसकी आधिकारिक घोषणा पर टिकी हुई है। 3 भाषा नीति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस नीति पर रोक लगाने से साफ इनकार करते हुए कहा है कि कोई भी भाषा सीखनी कभी बेकार नहीं जाती। अदालत ने माना है कि नई भाषा सीखना छात्रों के ज्ञान और भविष्य के लिए लाभदायक हो सकता है। गौरतलब है कि सीबीएसई ने इसी शैक्षणिक सत्र से 3 भाषा नीति लागू की है। इस फैसले के बाद शिक्षा नीति को लेकर चल रही बहस को नया मोड़ मिल गया है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि विभिन्न राज्यों में इस नीति को किस तरह लागू किया जाएगा और इसका छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दिव्यांगों पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कॉमेडियन समय रैना समेत 5 लोगों पर जुर्माना लगाया है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आरोपियों को सुधार का मौका दिया गया था, लेकिन अपेक्षित बदलाव नहीं दिखा। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की है, उन्हें गुमराह किया गया है। मामले को लेकर अदालत ने संवेदनशीलता और जिम्मेदारी की जरूरत पर जोर दिया है। सोशल मीडिया और मनोरंजन जगत से जुड़े लोगों को अपनी भाषा और कंटेंट को लेकर अधिक सावधानी बरतने की सलाह दी गई। अब इस फैसले के बाद ऑनलाइन कंटेंट की मर्यादा और जवाबदेही पर बहस तेज हो गई है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक स्थित नर्मदा उद्यम मंदिर से सोने चांदी के आभूषणों को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। मंदिर ट्रस्ट का दावा है कि कीमती आभूषणों को सुरक्षा के लिए पुलिस स्टेशन में जमा कराया जाता था। वहीं थाना प्रभारी ने इस दावे से इनकार करते हुए कहा है, उनके थाने में ऐसा कोई सामान जमा नहीं रखा जाता है। इस बयान के बाद मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था और रिकॉर्ड को लेकर सवाल उठने लगे हैं। फिलहाल मामले की जाँच की जा रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि मंदिर के आभूषण आखिर कहाँ गए। श्रद्धालुओं की नजर प्रशासन की जांच और आगे की कार्रवाई पर टिकी हुई है। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। पिछले 3 दिनों से खिली धूप के कारण प्रदेश में उमस बढ़ गई और तापमान में भी तेजी के उछाल दिखने को मिल रहे हैं। राज्य के 11 शहरों में भी पारा 30 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। हालांकि मौसम विभाग ने राहत की उम्मीद जताई है और 18 जुलाई से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बारिश के दौरान लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और जलभराव जैसी परेशानी सामने आ सकती है। अब नजर इस बात पर है कि आने वाले दिनों में बारिश प्रदेश के तापमान और मौसम पर कितना असर डालती है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा यू टर्न लिया है। ट्रंप ने होर्मुज जल डमरूमध्य से जुड़े 20% टैक्स लगाने के फैसले को लेकर 24 घंटे के अंदर वापस ले लिया है। इससे पहले ईरान ने फैसले पर तंज कसते हुए कहा था कि अगर टैक्स लगाना ही है तो कुछ भी हिस्सा लेने की बात कर सकता है। ट्रंप के इस कदम को क्षेत्रीय तनाव कम करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। होर्मुज जल डमरूमध्य वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण मार्ग है, इसलिए लिए गए हर फैसले का असर अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर पड़ता है। अयोध्या के राम मंदिर से जुड़े चढ़ावे की रकम में कथित चोरी का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष ने दावा किया है कि चढ़ावे से करीब 3 करोड़ रुपए की चोरी हुई है। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को रिमांड पर लिया है। वहीं आरोपी लॉकुस के मकान को सील करने की तैयारी की जा रही है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और आर्थिक लेन देन से जुड़े रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं। इस घटना के बाद मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था और दान राशि की निगरानी को लेकर सवाल उठने लगे हैं। अब जांच पूरी होने के बाद ही मामले की पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी। पंजाब कांग्रेस में सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पंजाब प्रभारी को दिल्ली तलब किया है, जिसके बाद पार्टी के अंदर चल रही गतिविधियों पर चर्चा तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दावों का जवाब देने की रणनीति तैयार कर रहे हैं। इस बीच जालंधर में यूथ कांग्रेस की बैठक भी बुलाई गई, जहाँ संगठन और आगामी रणनीति पर मंथन होगा। पंजाब कांग्रेस में चल रही खींचतानी के बीच हाईकमान अब स्थिति को संभालने और नेताओं के बीच तालमेल बनाने की कोशिश में जुटा नजर आ रहा है। भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता यानी FTA आज से लागू हो गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसे भारत के आर्थिक विकास की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। इस समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ने
निवेश को बढ़ावा मिलने और उद्योग को नए अवसर मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। सरकार का कहना है कि यह समझौता भारतीय उत्पादों को ब्रिटेन के बाजार तक बेहतर पहुंच दिलाने में मदद करेगा। वहीं कारोबारी क्षेत्र को भी इससे नए अवसर मिलने की संभावना है। भारत और यूके के बीच यह करार दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा दावा किया है। पंचायत आज तक के मंच पर बोलते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, उत्तर प्रदेश में बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनने जा रही है और पार्टी हाईट्रिक लगाने के लिए तैयार है। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों, विकास कार्यों और कानून व्यवस्था को अपनी बात का आधार बताया है। सीएम योगी ने कहा कि जनता का भरोसा बीजेपी के साथ बना हुआ है। वहीं विपक्ष सरकार के दावों पर लगातार सवाल उठता रहा है। आगामी चुनाव को देखते हुए यूपी की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है और अब सभी दल अपनी अपनी रणनीति को मजबूत करने में जुटे हैं। भारतीय मुद्रा बाजार से शुरुआती कारोबार में डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत हुआ है और 6 पैसे की बढ़त के साथ 96.10 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है। बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक विदेशी मुद्रा बाजार में उतार चढ़ाव के बीच रुपयों को कुछ सहारा मिला है। हालांकि वैश्विक आर्थिक परिस्थितियां, कच्चे तेल की कीमतें और विदेश निवेशकों की गतिविधियां आगे भी रुपए की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएंगी। निवेशकों की नजर अब इस अंतर्राष्ट्रीय बाजार के रुख और आने वाले आर्थिक आंकड़ों पर बनी हुई है। फिलहाल शुरुआती कारोबार में रुपया ने मजबूती के साथ शुरुआत की है। पश्चिम एशिया के हालात के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को लेकर बड़ा बयान दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल को सीरिया और लेबनान से अपनी सेना हटाने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। यह बयान ऐसे समय आया है जब क्षेत्र में सुरक्षा हालात और सैन्य गतिविधियों को लेकर तनाव बना हुआ है। अमेरिका की भूमिका और इजराइल की रणनीति पर दुनिया की नजरें टिकी है। अब देखना होगा कि इजराइल इस अपील पर क्या रुख अपनाता है और क्या इससे पश्चिम एशिया में तनाव कम करने दिशा में कोई बदलाव आता